Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि अभी भी 15 लाख बिहार के ऐसे वोटर्स हैं जिनको अभी अपना एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करना है। दरअसल में इसकी जो डेडलाइन है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वो रखी गई है 25 जुलाई। और आप 25 जुलाई में नोटिस कर पाओगे कि कल ही है 25 जुलाई, पर अभी भी 15 लाख के करीब करीब कागज उनके पास आने बाकी हैं। राइट, और फ्राइडे कल यानी कि इसकी डेडलाइन होने जा रही है। अब क्या होगा इन लोगों का जो नहीं सबमिट कर पाएंगे? उस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि जिनके नाम यहाँ पे नहीं आते उनकी यहाँ पे जो लिस्ट होगी ना पूरी की पूरी, वो अगस्त 1 तक आ जाएगी। ठीक है, 25 जुलाई तक सबमिट करेंगे, फिर 1 अगस्त को पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी, किस किस का नाम शामिल हुआ है, किसका नाम शामिल नहीं हुआ। तो जिसका नाम शामिल नहीं हुआ है उसके पास यहाँ पर एक मौका है 1 सितंबर तक, ठीक है ना, कि वो अपनी जो भी शिकायतें हैं या जो भी इश्यूज हैं कि क्यों नहीं उनका नाम आया इसके अंदर, वो सारी शिकायतें वो हमारे साथ यहाँ पे दर्ज करा सकता है। तो उनको भी वापस से मौका मिलेगा अपना नाम इंक्लूड करवाने का। पर हालांकि कल जो डेडलाइन होगी उसके बाद पता लगेगा कितने लोगों का नाम यहाँ पे नहीं आया है। दैट विल कम टू नो ऑन द August 1। अब ऐसा भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि 98% से ज्यादा इलेक्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं SIR एक्साइज के अंतर्गत। 2% के आसपास अभी बचे हुए हैं। प्लस 20 लाख जो वोटर्स थे उनकी डेथ हुई है। 28 लाख ऐसे वोटर हैं जो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर गए हैं। 7 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल जगह पे एनरोल कर रखा है। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे हटाई जा रही हैं इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंतर्गत। बाकी देखो जो ऑपोजिशन है वो सरकार को यहाँ पे घेर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है उनके अगेंस्ट। पर अभी फिलहाल सरकार ने इस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात यहाँ पे नहीं करी है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें, जो दूसरा मुद्दा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो जस्टिस वर्मा जी के रिगार्डिंग है। आप लोग जानते होंगे कि जस्टिस वर्मा वही हैं जिनके घर पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कैश मिला था जब फायर इंसिडेंट हुआ था उनके घर में। राइट, अब उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद उस समय जो आपके चीफ जस्टिस थे जस्टिस संजीव खन्ना जी, आज के समय तो BR गवई जी है ना, पर उस टाइम के ऊपर चीफ जस्टिस थे हमारे जस्टिस संजीव खन्ना जी। तो उन्होंने क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी, ठीक है ना, एंड उसके माध्यम से यहाँ पे उन्होंने एक तरह से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी। एंड उसने फिर रिकमेंड कर दिया कि आप इस जज को हटा सकते हो। राइट, अब पॉइंट ये आता है कि अगर हम बात करें जजेस को हटाने की, तो आप लोग जानते होंगे जजेस को हटाना एक एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 218। पर यहां पर ना क्या हुआ, जस्टिस वर्मा जी ने अब पिटीशन डाल दी है कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जस्टिस संजीव खन्ना जी ने ये जो किया था ना, ये गलत था अपने आप में। ये जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी करी गई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। और तो इन्होंने यहाँ पे चैलेंज डाल दिया है कि ये तो पूरा का पूरा पार्लियामेंट का मुद्दा होगा। और पार्लियामेंट का मुद्दा ये बनता है कि वो प्रॉपर तरह से पूरा प्रोसेस देखे, प्रॉपर स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड्स ले, फॉर्मल चार्जेस उसमें हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो, एंड फिर अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव होता है ना कि आपका प्रूवन मिसबिहेवियर हुआ है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तब जाके ये चीज रिकमेंडेशन होती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने यहाँ पे जस्टिस वर्मा ने ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दा डाला है कि भाई जो प्रोसीजर था उसको ढंग से फॉलो नहीं किया गया है। अब यहाँ पर अब क्या किया जाएगा, हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई जी, वो यहाँ पर बेंच बनाएंगे और इनकी जो दलील है जस्टिस वर्मा की वो यहाँ पे सुनी जाएगी। तो देखते हैं आगे फर्दर क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। सो पार्लियामेंट के अंदर भी मुद्दा चल ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ कोर्ट के अंदर भी अब साथ ही साथ ये मुद्दा चलेगा। तो दिस इज समथिंग दैट विल सी इन द कमिंग डेज। दोस्तों डेट है आज की 24 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इन सेशंस की PDF चाहिए और पुराने लेक्चर्स की PDF भी चाहिए तो उसके लिए हमने बिल्कुल एक फ्री बैच यहाँ पे बना दिया है, जहां पर जाकर आप जितनी भी PDFs हैं प्रीलिम बूस्टर की उन सबको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप इस फ्री बैच के अंदर डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो। इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां पर जाकर आपको ये लिंक मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप इस डेली प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर बैच में एनरोल कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो पॉलीगेमी इन हाटी ट्राइब के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है। देखो हो सकता है आप लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो एंड सोशल मीडिया में आपने एक फोटो देखी होगी। राइट, अब हुआ क्या है ना कि यहाँ पर आपको जो महिला देखने को मिल रही है, इन्होंने इन दोनों से शादी करी है। ये जो दो लड़के आपको साइड में देख रहे होंगे,
अब ये जो दोनों लड़के हैं ना, ये आपस में भाई हैं, ठीक है ना। तो एक महिला ने यहाँ पर दो भाइयों के साथ यहाँ पे शादी करी है, और ये कोई बहुत अजीब चीज नहीं है। अगर हम बात करें ये हाटी ट्राइब की, हाटी ट्राइब का ये ट्रेडिशन रहा है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना होगा इस कॉन्सेप्ट को, आखिर ये है क्या, क्या भारत में ऐसा अलाउड है कि एक महिला दो लड़कों के साथ शादी कर रही है। तो थोड़ा समझते हैं इस बात को। देखो, पहली चीज तो आपको पॉलीगैमी का मतलब पता होगा, राइट। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक से ज्यादा पर्सन से शादी करना। अगर मान लीजिए एक पुरुष मल्टीपल महिलाओं से शादी करता है तो उसको पॉलीजिनी बोलते हैं, और अगर एक महिला यहाँ पर मल्टीपल हस्बैंड से शादी मतलब होते हैं उनके, तो पॉलीएंड्री। तो इस केस को हम लोग पॉलीएंड्री का यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करना, अगर हम नोटिस करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा, तो उसके हिसाब से ये जो पॉलीगैमी की प्रैक्टिस है, ये 2.1% क्रिश्चियन में देखने को मिल जाएंगी, 1.9% मुस्लिम्स में, 1.3% हिंदूज में, एंड 1.6% बाकी और जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई एक धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, सभी धर्मों में हमें कहीं ना कहीं पॉलीगेमी के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, उनमें ऐसे पॉलीजिनस मैरिज आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब आप नोटिस करना कि ये पॉलीगैमी भारत में यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ये क्रिमिनलाइज्ड है अंडर द भारतीय न्याय संहिता एंड साथ साथ हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ट्राइबल्स, उनके भाई अपने अपने कस्टम्स होते हैं। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना, जो सेक्शन 3 है वो कस्टम को डिफाइन भी करता है। कस्टम एक ऐसा रूल है जो बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा है, राइट। अब पॉइंट ये आता है ना कि हमें डाउट ये हो जाता है कि सर हम कस्टम को, अपने रीति रिवाजों को ज्यादा आगे लेकर चलें, या कहीं ना कहीं हमें हमारे जो बाकी जो चीजें हैं, हमारे जो रूल्स हैं, हमारे लॉज हैं, उनके ऊपर यहाँ पे हमें किसको यहाँ पे दोनों में से ऊपर किसको रखना है। तो देखो, होता पता क्या है, नॉर्मली हम कस्टम को प्रेफरेंस देते हैं, नो डाउट अबाउट इट। पर अगर मान लीजिए कोई कस्टम ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, या फिर इक्वालिटी, डिग्निटी और लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो भाई उस केस में उस कस्टम को फिर हम हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम धर्म के अंदर इंटरवेंशन नहीं करेंगे, नो। अगर हमें यहाँ पे आगे जाके हमें लगता है कि देयर आर सम थिंग्स, कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमारे महिलाओं को नुकसान हो रहा है, इक्वालिटी के अगेंस्ट कोई यहाँ पे धर्म या कोई रिवाज जा रहा है, रीति रिवाज, तो उसको यहाँ पे चेंजेस भी किया जा सकता है। आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर पास्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। इसीलिए माना था क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी के अगेंस्ट जाता है, राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट जाता है। उसके अलावा शबरीमाला केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि अगर महिलाओं, जिनके मेंस्ट्रुइंग एज के जो महिलाएं हैं, उनको टेम्पल एंटर करने से रोकना, ये भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि किस तरह से लॉ को आगे रखा गया, ठीक है ना। उसी तरह से एक रामचरण वर्सेस सुखराम केस हुआ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई समय के साथ साथ जो रीति रिवाज हैं वो भी इवॉल्व होते हैं, एंड रीति रिवाज का नाम लेकर आप ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को अपना हक ना मिले। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को रोका जा रहा है, उनके जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 का यहाँ पे वायलेशन है। तो हमें ना एक बैलेंस बना के रखना होता है हमारे कस्टम और हमारे लॉ के बीच में। अब आप नोटिस कर पाओगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हमने स्पेशल प्रोटेक्शन दी हुई है, क्योंकि उनके भाई कस्टम को, उनके रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप नोटिस कर सकते हो आर्टिकल 342 यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब को ये रिकॉग्नाइज करता है, एंड उनको डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस यहाँ पे दिया गया है। तो उनके कस्टम्स अपहोल्ड करेंगे, पर तब तक करेंगे जब तक उनके कस्टम्स डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, ठीक है ना। अगर हमें लगता है कि कोई कस्टम डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो उस पर्टिकुलर कस्टम को हटाया भी जा सकता है। अगर हम दोस्तों बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो आप जानते हो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब उसमें भी आप नोटिस कर पाओगे, उसने भी पॉलीगैमी को प्रोहिबिट किया है, मैरिज रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बना दिया है। पर यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इससे भी बाहर रखा गया है, एक्सप्लिसिटली उनको एक्सक्लूड किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो बाकी सब बातें तो डिस्कस कर ली। सर ये जो ट्राइब है, ये कौन सी ट्राइब है? देखो, ये जो ट्राइब है ना, हाटी ट्राइब, ये आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह रिकॉग्नाइज्ड है। अब हाटी वर्ड कहाँ से आया दोस्तों? हाटी वर्ड आया हाट से, ठीक है। आप गाँव वगैरह में देखते हो ना हाट, वहां पर जो अपना सामान बेचते हैं उनको हार्ट्स, ठीक है, हार्ट लगती है वहां पे, राइट। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो ट्राइब के लोग हैं,
ये उन हार्ट्स के अंदर अपना सामान बेचा करते थे, तो लोगों ने उनको हाटी हाटी कहना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज द नेम हाटी ट्राइब। अब यहाँ जैसे आप लोगों ने हरियाणा में खाप्स का सिस्टम देखा होगा, उसी तरह से यहाँ पर आपकी जो हाटी ट्राइब है उनको लोकल काउंसिल चलाती है, जिसका नाम है खुम्बली। खुम्बली के डिसीजंस की अथॉरिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इवन पंचायती राज सिस्टम को भी वो ओवरराइड करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आती है कि सर क्यों करते हैं ये पॉलीएंड्री, ऐसा क्या हो गया, किसी और से शादी कर लो, क्या ये दो भाइयों के बीच में क्यों शादी करी जा रही है? देखो इसका एक रीजन है। आप लोग जानते हो, जैसे मान लो भाई ये खेत है, ठीक है ना, अब खेत होगा, अब जैसे दो भाई होंगे तो भाई जमीन का बंटवारा हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है नॉर्मली। अगर तीन भाई हैं तो भाई तीन भाइयों में बंटवारा हो जाता है, राइट। पर आप एक बात अंडरस्टैंड करो, अगर दो भाइयों ने शादी एक ही महिला के साथ करी तो भाई अब तो जमीन का बंटवारा भी नहीं होगा, जो इनके बच्चे होंगे वो सब लोग यहाँ पे मिलकर उनको काम करेंगे, मतलब सब लोगों का ये सेम ही जमीन रहेगी। गॉट द पॉइंट। तो अपनी एग्रीकल्चर लैंड इस तरह से डिवाइड ना हो, फैमिली का बॉन्ड इस तरह से बना रहे, ठीक है, भाइयों के बीच में जमीन को लेकर जो झगड़े होते हैं वो जमीन के झगड़े ना हो, बाकी झगड़े इस तरह से ना हो। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका इस ट्राइब ने ये सोचा है कि भाई सेम महिला से ही शादी कर ली जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉलीएंड्री वगैरह यहाँ पे चलती है। तो आप नोटिस कर पाओगे ये लोकली रोटेड आपको देखने को मिल जाएगी, और इससे महिलाओं को भी एक सिक्योरिटी होती है, फैमिली यूनिटी मेंटेन रहती है, राइट। और यहाँ पर ये रिजिड कास्ट हायरार्की को यहाँ पे फॉलो करते हैं। इंटरेस्टिंग बात देखना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भाट एंड काश है, ये यहाँ पे अपर कास्ट माना जाता है, बदोहीस इनमें लोअर कास्ट मानी जाती है, और इंटर कास्ट मैरिज, ठीक है ना, जिसको हम लोग कास्ट एंडोगेमी बोलेंगे कि इन आपका विद इन द कास्ट ही आप शादी कर सकते हो, कास्ट एक्सोगेमी अलाउड नहीं है, इंटर कास्ट मैरिज यहाँ पे डिस्करेज की जाती है कि ये जो अपर कास्ट, द सो कॉल्ड अपर कास्ट है, ये नहीं चाहते द सो कॉल्ड लोअर कास्ट के साथ यहाँ पे शादी करना। तो बहुत कास्ट हायरार्की यहाँ पे आपको रिजिड देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें थी पॉलीगैमी इन हाटी ट्राइब के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 2025 नंबियो सेफ्टी इंडेक्स। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो जब हम बात करें ना नंबियो की, ये दरअसल में एक लीडिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा जो लोगों से डेटा इकट्ठा करता है। अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ये निकालते हैं कि कोई शहर कितना महंगा है, तो वहां क्या इंडेक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कोई देश कितना ज्यादा सेफ है, ठीक है, वहां लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं नहीं फील करते, या उनको डर लगता है घर को मतलब रात के समय घर से बाहर निकलने में कि कोई क्राइम ना हो जाए, लाइफ की क्वालिटी कैसी है वहां पर, पोल्यूशन कैसा है, हेल्थ केयर इंडेक्स। सो देयर आर डिफरेंट सच रिपोर्ट्स व्हिच आर ब्रॉट बाय द नम्बियो, ठीक है। इसको 2009 में एस्टेब्लिश किया गया था, एंड इस तरह से ये डेटा कलेक्ट करेगा एंड उसके बेसिस के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करवाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे पता क्या हुआ है, यहाँ पर 2025 का नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स यहाँ पे आया है। आप इसमें नोटिस करना, इन्होंने भारत को अच्छी रैंकिंग दी है एज कंपेयर टू यूएसए एंड यूके। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझाता हूँ, भारत का जो रैंक आया है ना वो 66 आया है आउट ऑफ 147 कंट्रीज, एंड अगर आप नोटिस करोगे यूनाइटेड किंगडम का रैंक है 87 एंड यूएसए का रैंक है 89। तो भारत ज्यादा सेफ माना गया है एज कंपेयर टू यूएस एंड यूके। अब पॉइंट ये आता है कि सर इसमें डेटा कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी फाइंड कि हाँ कोई देश सेफ है या नहीं है। देखो यहाँ पर ना आप नोटिस करना, यहाँ पर ना कोई क्राइम स्टेटिस्टिक्स नहीं लिए जाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमारे यहाँ एनसीआरबी का डेटा है ना, तो भाई वो सब डेटा हम ही नहीं हम देखेंगे, तो क्या देखेंगे सर, ये लोगों से पूछा जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि क्या आपको डर लगता है दिन में रात में घर से बाहर निकलने में, ठीक है, कितने ज्यादा आपके हिसाब से यहाँ पे क्राइम ज्यादा होते हैं, क्या भाई वहां की पुलिस अच्छे से काम करती है, लॉ इन्फोर्समेंट ढंग से काम होता है, बाकी सोशल इंडिकेटर्स ये लोगों से पूछे जाएंगे, लोगों के अंदर कितना वो सेफ्टी वो फील करते हैं उसको देखा जाएगा। तो रियल लाइफ परसेप्शन यहाँ पे देखी जाती है, डे टू डे सेफ्टी कंसर्न देखे जाते हैं लोगों से भी और विजिटर से भी, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा पता लग पाए। तो उसमें भारत का रैंक यहाँ पे हमें अच्छा देखने को मिला। देखो हालांकि यहाँ पे चाइना की बात करें, चाइना में यहाँ पे 15वां रैंक है, तो चाइना तो बहुत ही सेफ माना गया। पाकिस्तान की बात करें तो भाई पाकिस्तान हमसे भी ज्यादा सेफ माना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखो इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स भी उठ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे भारत से ज्यादा सेफ हो सकता है, बट दिस इज हाउ द डेटा इज इन फ्रंट ऑफ अस। ये लोगों से पूछताछ के माध्यम से हुआ है, ठीक है, लोगों से पूछा गया, हो सकता है पाकिस्तान के लोगों ने बोला हो कि भाई हम तो सेफ फील करते हैं घर से बाहर जाने में, तो रैंकिंग आ गई उनकी अच्छी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें, इसमें सबसे नीचे जो देश देखने को मिला वो वेनेजुएला था, क्योंकि वहां पे क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं, सिविल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा पपुआ न्यू गिनी, हैती, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, सीरिया,
ये बॉटम 10 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस एंड गवर्नेंस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हमें देखने को मिलेगी। अब पॉइंट ये आता है कि सर सबसे सेफ कौन सी कंट्री है, हम वहीं जाके बस जाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा सेफ्टी है। तो दोस्तों वो जो कंट्री है वो यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री आपको एंडोरा देखने को मिल जाएगी। दरअसल में स्पेन और फ्रांस के बीच में एक बिल्कुल छोटी सी कंट्री, लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे एंडोरा आपको देखने को मिलती है, साउथ वेस्टर्न यूरोप के अंदर इन द ईस्टर्न पायरेनीज माउंटेन रेंज। वही आपकी एंडोरा जो कंट्री है दैट इज द वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री। ये कुछ बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि क्या करें सर इस इंडेक्स का, अगर मान लो दे भी दिया इन्होंने कि इंडिया सेफ है या नहीं सेफ है, तो उसका कहाँ इस्तेमाल होता है। देखो जो दुनिया भर के लोग हैं ना वो इस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टूरिस्ट को भारत में आना है तो भाई वो देखेगा क्या भारत सेफ है या नहीं है, तो ट्रिप्स बुक करने से पहले ये डेटास वगैरह देखे जाते हैं। उसके अलावा किसी को भारत में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो देखेगा कि भाई अगर मैं मान लीजिए इस देश में जाऊंगा कल को कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसी मेकर्स भी इन डेटा को इस्तेमाल कर देंगे। एंड लास्टली अगर हम बात करें अगर किसी फैमिली को कहीं जगह पे घूमने जाना है, कहीं काम करने जाना है, कहीं शिफ्ट होना है, ठीक है, कल को मेरा मन किया कि चलो यार एंडोरा चलते हैं, वहां जाके कुछ काम करेंगे, तो एंडोरा सेफ भी है या नहीं है, तो वो सब चीजें मुझे कहाँ से पता लगेंगी, इस सेफ्टी इंडेक्स से ही यहाँ पे पता लगेंगी। एंड हमारे सरकार एंड पॉलिसी मेकर्स भी इस डेटा का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी अपनी पॉलिसीज वो उस हिसाब से यहाँ पे बना पाए। राइट। अगला टॉपिक हमारे सामने है वो है लोकमान्य तिलक जी के रिगार्डिंग। दोस्तों कल यानी कि 23 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है एंड इसी मौके के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको यहाँ पे ट्रिब्यूट्स पे करी। तो थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इनके बारे में यहाँ पे रिवीजन कर लेनी चाहिए। दोस्तों इनका जो जन्म था वो महाराष्ट्र में रत्नागिरी में हुआ इनटू अ ब्राह्मण फैमिली, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक नाम से मतलब इनका नाम है। राइट। और इनको हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट ना यहाँ पर आप लोग लाल बाल पाल के नाम से जानते होंगे। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक एंड पाल का मतलब है आपके बिपिन चंद्र पाल जी। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी उसके अंदर यहाँ पे बिलीव करते थे। एंड साथ में ही इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि इन्होंने स्वराज के लिए इतना ज़्यादा पुश किया, बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ रूल की यहाँ पे इन्होंने बात करी। ठीक है, इनफैक्ट इन्होंने बोला भी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एंड मैं उसको लेकर रहूंगा। फिर आप लोग नोटिस करते हो कि बहुत फेमस इंसिडेंट होता है 1907 का सूरत स्प्लिट। ठीक है, गुजरात सूरत के अंदर जब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होना होता है तो वहां पर इस बात के ऊपर दो धड़ों के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो जाती है एक तरह की कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। जो दरअसल में एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे तिलक को या लाला लाजपत राय को कि वो प्रेसिडेंट बने, पर आपके जो मॉडरेट थे वो राज बिहारी घोष को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाना चाहते होते हैं एंड इसी वजह से हमें सूरत स्प्लिट हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें लाला लाजपत सॉरी लोकमान्य तिलक जी की, तो स्वदेशी को एडवोकेट किया इन्होंने, ब्रिटिशर गुड्स को जो इन्होंने बायकॉट किया एंड बड़े बड़े प्रोटेस्ट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट ना इनकी एक बहुत फेमस ऑल इंडिया ह्यूमन लीग को ये सेटअप करते हैं 1916 के अंदर। इनफैक्ट एनी बेसेंट भी यहाँ पे इसको सेटअप करती हैं, तो दोनों यहाँ पे पैरेलली अपना अपना होम रूल लीग यहाँ पे रन कर रहे होते हैं। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि जो लोकमान्य तिलक जी की आपकी होम रूल लीग होती है उसके 32,000 मेंबर्स रफली बन जाते हैं टिल 1917। हालांकि अगर हम बात करें एनी बेसेंट जी की जो होम रूल लीग थी वो पूरे देश भर के अंदर मोस्टली फैली हुई थी, कुछ एरियाज को छोड़ के, तो उनकी होम रूल लीग भी काफी पॉपुलर हुई। इसके साथ ही 1916 का जो लखनऊ पैक्ट होता है ना उसको करवाने के अंदर तिलक जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो पैक्ट था उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इंश्योर किया गया एंड उसमें मेन रोल रहा तिलक जी का। साथ में ही स्वराज को प्रमोट किया। एंड एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने ना रिलीजन का भी इस्तेमाल किया, या हमारे अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको यहाँ पे रिवाइव किया, गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती। एंड इसके माध्यम से ना जब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए वहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं उनके अंदर नेशनलिज्म की यहाँ पे भावना वो लेकर आए। साथ में ही आप नोटिस कर पाओगे ब्रिटिशर रूल को यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे काफी हद तक क्रिटिसाइज किया। लास्टली अगर हम बात करें तो इनका एजुकेशन के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी उन्होंने इनके द्वारा को फाउंड किया गया अलॉन्ग विद द गोपाल गणेश अगरकर। इसके साथ ही फर्गुसन जो कॉलेज 1885 के अंदर स्टैब्लिश हुआ तो इन्होंने यहाँ पे मदद करी उसको स्टैब्लिश करने के अंदर। एंड साथ में ही एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस ये काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट करते थे कि भारतीय भाषाओं के अंदर यहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो न्यूज़पेपर्स दैट इज केसरी,
एंड महारत्ता। ठीक है, केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था एंड महारत्ता जो था वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। इनको ऊपर कई बार देशद्रोह या सेडिशन के चार्जेस आपको लगते हुए देखने को मिलते हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एक तो है आपका गीता रहस्य एंड दूसरी जो आपको बुक देखने को मिलेगी वो है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। दरअसल में ना बाल गंगाधर तिलक जी ने 1903 के अंदर आपको ये बुक लिखती हुई देखने को मिली। अब इसमें क्या हुआ, इस बुक में इन्होंने बात करी आर्यंस कहाँ से आए थे। तो इनका मानना था कि जो आर्यंस थे ना वो आए थे भाई नॉर्थ पोल से। ठीक है ना, पहले वो नॉर्थ पोल में रहा करते थे, पर क्योंकि आइस जैसे जैसे मेल्ट होनी स्टार्ट हुई तो उनको यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट्स में मूव होना पड़ा एंड अकॉर्डिंगली वो मूव करते करते एशिया की तरफ आए। तो उनका ऐसा मानना था कि आर्कटिक होम था वेदास का, ये यहाँ पे उन्होंने इस बुक के अंदर यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों चलते हैं, दैट इज लैक ऑफ कंसेंसस ओवर डीप सी माइनिंग रूल्स। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो आप सब लोग ना डीप सी माइनिंग के बारे में जानते होंगे। जब हम बात करते हैं ना डीप सी माइनिंग की, आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी माइनिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओशन फ्लोर से जो मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करना है एंड खासकर वहां से जहां पे डेप्थ आपकी 200 मीटर से ऊपर है, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, डीप सी माइनिंग। क्या आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो मिनरल रिसोर्सेज की फ्रॉम द ओशन फ्लोर 200 मीटर की डेप्थ से ज्यादा वाले एरियाज के ऊपर। अब पॉइंट ये आता है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये आपके मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, इन सब चीजों के अंदर बहुत ही ज्यादा आपके रिच आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कोबाल्ट रिच क्रस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, तो ये यहाँ पे कोबाल्ट, मैंगनीज, निकल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स हो गया, ठीक है ना, तो हाइड्रोथर्मल जो वेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि जैसे आपके अंडर वाटर जो होते हैं वहां पर आपको ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पर भी आपको कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक ये सब देखने को मिल जाएंगे। और इन सब चीजों का जो इस्तेमाल होगा वो बैटरी प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए होगा, राइट। तो ये सब बातें यहाँ पे क्लियर हैं, ठीक है। अब पॉइंट पता क्या है, डीप सी माइनिंग के रिगार्डिंग आपस में कुछ देश यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएट करने की। क्या नेगोशिएट करना है, देखो आप अंडरस्टैंड करो कि आप डी सी माइनिंग कर तो लोगे, पर आप अंडरस्टैंड साथ में ये भी करो कि भाई इन्वायरमेंट का कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर मैराइन इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स को फॉर्म करें, तभी इस बात की सेंस बनती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स एक्सप्लॉइट करते जा रहे हो एंड बिल्कुल एनवायरमेंट का, आपके जो ओशन का किसी ने ध्यान ही नहीं रखा। तो अभी तक ना यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक माइनिंग कोड को यहाँ पे प्रपोज किया गया है एंड यहाँ पे ड्राफ्ट को डिस्कस भी हुआ, पर अभी तक यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं आ पाया इस चीज के रिगार्डिंग कि ओशन एनवायरमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। यूएस से कंटिन्यूसली प्रेशर डाल रहा है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के ऊपर कि भाई जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे इन रेगुलेशंस को फाइनलाइज करो, पर अभी भी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई कंसेंसस यहाँ पे नहीं आ पाया है। ऑन द अदर हैंड चिली हो गया, 36 और देश वो चाहते हैं कि भाई एक तरह से इस पे रोक लगा दो, जब तक हम ढंग से कभी ये नहीं देख लें कि इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, तब तक हमें डीप सी माइनिंग के ऊपर एक रोक लगा देनी चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है जिसने यहाँ पे, जिसके अंतर्गत डिस्कशंस हो रहे हैं। दरअसल में आप लोगों ने ना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज के बारे में सुना होगा। 1982 के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत ये एस्टेब्लिश हुआ, पर ये फोर्स में आता है 1994 के अंदर एंड 1996 में ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता है। अब इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो किंगस्टन जमैका के अंदर है एंड ये क्या करता है, आपके जो बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन है उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं, जैसे डीप सी माइनिंग हो गया, ये सभी ऐसे ही यहाँ पे रेगुलेट करेगा एंड डीप सी माइनिंग अलाउ करनी है, किस कंडीशन में करनी है, उसके ऊपर डिसीजन यहाँ पे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ही यहाँ पे लेता है। कोशिश ये होती है कि भाई ध्यान ये रखा जाए कि क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरह से हमें ट्रांजिशन करना है एंड जो एप्लीकेशन वगैरह है किसको परमिशन देनी है, वो सारा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आज के समय यहाँ पे देख रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पे इसको कमर्शियली नहीं लिया गया, बट कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेटरी माइनिंग यहाँ पे अलग अलग जगह पे हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के पास भी 2 एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन द इंडियन ओशन एंड भारत ने 2 और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा इस तरह से टोटल 31 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ पर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने यहाँ पे इशू किए हुए हैं यहाँ पे इस टोटल एरिया के अंडर में, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी
लैक ऑफ कंसेंसस ओवर डीप सी माइनिंग रूल्स, जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भारत एनसीएक्स 2025 के कॉन्टेक्स्ट में। व्हाट इज एनसीएक्स? नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। अब इसको ऑर्गेनाइज किया गया इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब इसमें पता क्या हुआ, ये एक एक्सरसाइज है जहां पर आपके अलग अलग एरियाज के लोग इकट्ठे हुए, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एजेंसीज के पार्टिसिपेंट्स थे, आपकी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, ये सब लोग साथ में आए। साथ में आके इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग किस चीज के ऊपर? साइबर डिफेंस के ऊपर। अगर मान लो कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसका कैसे रिस्पॉन्स करना है। लाइव सिमुलेशन यहाँ पे करी गई कि मान लो आपके आईटी सिस्टम के ऊपर अटैक हो गया, साइबर अटैक, तो कैसे फटाफट उसको यहाँ पे टैकल करना है। राइट, तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो नई दिल्ली में यहाँ पे कंडक्ट करी गई। तो इससे हमें पता लगता है कि भारत की साइबर स्पेस कितनी रेडी है। एंड साथ साथ इसकी जो थीम थी दैट वाज इनहेंसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। साथ में ही इसको एजेंसीज जो थी दैट वाज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ये एजेंसीज यहाँ पे आपको इन्वॉल्व देखने को मिल जाएंगी। एंड कैसे हम यहाँ पे साइबर थ्रेट से बच सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को बेहतर कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज को कम करें, एंड कैसे जल्दी से जल्दी हम यहाँ से रिकवर करें, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी गई। ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजिक आपके जो टॉप लीडर्स थे वो इन्वॉल्व थे, एंड सरकार और प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर हमें कोलैबोरेशन यहाँ पे देखने को मिला, जहां पर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सरकार के आए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में आया और उन्होंने अपनी अपनी इनसाइट शेयर करी, एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने क्या नए नए ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी गई। तो हमारी जो फोकस है ना, वो एक यूनिफाइड अप्रोच की है कि कैसे साथ मिलकर हम साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको टैकल यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें आप नोटिस कर पाओगे, एक था कैग के कॉन्टेक्स्ट में। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कैग को केवल आप सुप्रीम कोर्ट जज के तरह ही यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है, उनका प्रोसीजर। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। डे जीरो की बात करें तो अगर कोई ऐसे शहर या कोई रीजन है जहां पर पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, उसी को हम डे जीरो कंडीशन यहाँ पे बोलते हैं। तो सॉरी, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्टली तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो एक्चुअली में जो सॉफ्ट लैंडिंग थी ना, वो चंद्रयान 2 में नहीं बल्कि चंद्रयान 3 में हमने अचीव करी। चंद्रयान 2 में तो हार्ड लैंडिंग हुई थी, इसीलिए स्टेटमेंट थर्ड आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। राइट दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।